अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ के दौरे चीन की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने बीजिंग में चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। फौज के तर्जुमान ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी दोस्ती, स्ट्रेटजिक शराकतदारी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। आर्मी चीफ ने चीन के नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और चीनी फौज के आला अफसरान से मुलाकातें की हैं। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को जनूबी एशिया में अमन की अलामत करार दिया है। दौरे में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई जदीदियत, मुश्तरका तरबियत और सरहद पार खतरात से निमटने के लिए ऑपरेशनल ताउन पर भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ फौज के हेडक्वार्टर आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPR के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद, भाईचारे और मुसलसल मुशावरत का अक्कास है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से हम ये मेल मुलाकातें देख रहे हैं, ये तो सिफारती बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ आप इस मुलाकात की अहमियत को क्या देखते हैं और पाक चीन ताल्लुकात कितने मजीद मजबूत होंगे, कितनी वुसअत मिलेगी ताउन को? जी हाँ, मेरा ख्याल में तो बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है और जिस हिसाब से हम जिस पर कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी चाइना के साथ और जिस तरीके से ये विजिट हुआ है और जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकातें हुई हैं विद पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, उनके वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है और उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है और साथ ही जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो उनके वाइस चेयरमैन है, उनके साथ मुलाकात हुई है और इसके बाद जो पॉलिटिकल कमिश्नर के जो जनरल है उनके साथ भी मुलाकात हुई है। अच्छा मसूद साहब, इसके साथ हम देख रहे हैं कि भारतीय तौसी पसंदाना अज़ाइम के मुकाबले के हवाले से और दिफाई इश्तराक के फ़रोग पर भी गुफ्तगू की गई है, तो इस इत्तेहाद से भारत की तो नींदें हराम हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि जिस तरीके से उनको तो नींदें वैसे भी हराम है जब से मार्के हक हुआ है बुनियाद मरसूस के बाद, और वो समझ रहे थे और जिस तरीके से अभी बातें सिंस शिकस्त हुई है तो बहाने तराश रहे हैं। ये अगले 10-15 साल इनको लगेंगे अपनी सफाइयाँ देते हुए, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी चाइना का नाम लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अपने जो अफवाज थी, प्रोफेशनल इंडिजिनस, जो इनकी जो आप समझ लें कि इसमें इन्होंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी, जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को अडॉप्ट किया था, जिस तरीके से इन्होंने इसको अप्लाई किया था, तो मेरे ख्याल में सक्सेसफुल रही है। और देखें अब जो विजिट हुआ है इसमें तमाम वक्ते की सूरत हाल यकीनन उस पर बातचीत की गई है, ग्लोबल सूरत हाल पर बातचीत की गई है, डिफेंस कोऑपरेशन की बातचीत की गई है और इसके अलावा देखें एक जो CPEC है इस पर बात भी है और जॉइंट ट्रेनिंग जो फ्यूचर में होगी और काउंटर टेररिज्म पे। और तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि चाइना के साथ हमारी जो दोस्ती है, जिस तरह वाज़ेह तौर पर हमने कहा, एक तो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, फिर आयरन क्लेड ब्रदर्स हम अपना दूसरों को कहते हैं। तो और मुश्किल वक्त में भी आप देखें कि आप रिसेंट जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइनीज़ के गवर्नमेंट की तरफ से और उनके थिंक टैंक की तरफ से जिस तरह के हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। यही देखें कि जो इंडिया पाकिस्तान के सामने तो लेट गया था, तो चाइना के सामने, चाइना तो उनको दुश्मनी नहीं समझता, उनकी हैसियत ही वो समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान देखे कि उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो चाइनीज ने दी है कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि रीजनल जो वहाँ पे रीजन के अंदर जो एक सेंट्रल पिवटल रोल अदा कर रहा है फॉर सिक्योरिटी बैलेंस के लिए, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सो कॉल्ड कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया का, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है और पाकिस्तान एमर्ज हुआ है एज ए रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे। सर बस मसूद साहब, जैसे कि आपने सिक्योरिटी की बात की है और सरहद पार जो खतरात हैं उनसे निपटने के लिए भी ताउन पर बातचीत की गई है, वो कितना सूदमंद और फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी हमारी डिफेंस कोऑपरेशन भी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है और डिफेंस में बहुत ज़्यादा है और हमारे चाहे
जहाज है, इवन हमारे पास जो अभी जो मैन टैंक है V8 है वो भी चाइना का है। इसी तरह चाइना सर हमारी कोलैबोरेशंस भी हो रही है, जॉइंट वेंचर्स भी है। F-17 थंडर जो है ये एक जॉइंट वेंचर भी है। सो पाकिस्तान और चीन के जो बाहमी अभी फ्यूचर में ट्रेनिंग होगी और पीछे ट्रेनिंग और जो आपस में जो मशकें हो रही हैं काफी अरसे से कर रहे हैं और ये मजीद आगे भी होंगी। तो इससे एक मैसेज भी जाता है और कि प्रिपरेशंस भी है और इंडिया के लिए मैसेज भी होता है कि इसमें कि ये यहाँ पे जो अफवाज हैं कि ये यकीनन तैयारी ये के इंडिया हालात के लिए क्लियर कट मैसेज है कि पाक चीन दोस्ती जो है बहुत ही मजबूत है। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसके दूरंदेश हमें फ़ायदे भी हासिल होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के हवाले से, दिफाई ताउन के हवाले से जी बातचीत की गई है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाक चीन दोस्ती जी हिमालय से भी बुलंद है और शहर से भी मीठी है, और मज़ीद जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको मजबूती मिलेगी, वुसअत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए, जहां वाशिंगटन DC में उनका इस्तकबाल पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और दीगर सिफारती हुकाम ने किया। इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। वो मारूफ अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने 2 रोज़ा कबल कश्मीर पर सालिसी के लिए आज पाकिस्तानी रहनुमा से बातचीत का भी इंदिया दिया था। इसी पर बात करने के लिए माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले तो इस इजलास की कितनी अहमियत है और इस फोरम पर ये तमाम मसाइल को उजागर करना कितनी अहमियत रखता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो जियो पोलिटिकली जो ऑपरेशन ये जो इन्होंने अपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था सो कॉल्ड भारत ने, और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने जो जवाब दिया मार्का हक और बुनियान मरसूस की सूरत में, उसके बाद से दुनिया में पाकिस्तान को लेके एक जियो पोलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट आए हैं और फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की यकसर एक नई जहत के ऊपर चली गई है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो विजिट है अमेरिका का, अमेरिका बहरहाल अभी तक अमेरिका इज अ सुपर पावर। इस पूरे खत्ते के अंदर मिलिट्री पावर जो है अमेरिका से ज़्यादा कोई और मुल्क मिलिटरली ताकतवर नहीं है। अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस रीजन में जो ममालिक मौजूद हैं उनके ऊपर, स्पेशली भारत के ऊपर। भारत की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में भारत का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसको तो हमने अनेक्स कर लिया अपने साथ 370 और 35A खत्म करके। सो वो नैरेटिव जिसके ऊपर इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, इनका 10 साल का पॉलिटिकल रिटोरिक था, इनकी पूरी एक सियासी जमात जो इस वक्त हुकूमत में है, बीजेपी ने पूरा बयानिया बनाया था, वो सारा नैरेटिव इनका मई के महीने में खत्म हो गया। और अमेरिका इस वक्त दोबारा से कश्मीर हैज इमर्ज्ड एज अ बायलैटरल इशू, पाकिस्तान भारत के बीच में दरमियान में एक इशू। इंडिया का जो नैरेटिव था उसकी तकरीबन धज्जियां उड़ गई हैं और अमेरिका इस वक्त सालिसी की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर इशू अब दोबारा से रेलेवेंट हो गया, जो कि इन इटसेल्फ इंडिया की बहुत बड़ी शिकस्त है। और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपने पहले देखा कि फील्ड मार्शल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं, अनप्रेसिडेंटेड। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक आर्मी चीफ के साथ, फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की और फिर उसके जो दूररस नताइज, जो इम्पैक्ट्स उसके बाद इमर्ज हुए पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मुलाकात के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। और फिर उसके बाद जो है अब जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको इनवाइट किया गया वहां पे, और वो जो जिन थिंक टैंक्स के साथ, जिन पॉलिसी सर्कल्स में वो पाकिस्तान का बयानिया, पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान का स्टैंस रख रहे हैं, आप इसको कंपेयर करें कि पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान कहां पे खड़ा था और आज पाकिस्तान कहां पे खड़ा, तो वर्ल्ड ऑफ लेकिन अहमद, हम देख रहे हैं कि जैसे कि सब जानते हैं मसला कश्मीर बहुत पुराना है और बारहा हम इसको हाईलाइट भी कर चुके हैं, आलमी फोरम्स पर भी इस हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं, और एक बार फिर से यकीनन जैसे कि आपने कहा कि ये मसला हाईलाइट हो चुका है और भारत को बहुत मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई जो बात है वो कोई असर नहीं रखती है। वो एक बात कुछ कहते हैं, नेक्स्ट डे वो मुकर जाते हैं, या जंगबंदी की बात हो, दीगर चीज़ें हो, तो उन पे एतमाद उस तरह से हो नहीं सकता। सालिस की बात तो होती है कि सालिसी का किरदार अदा किया जाएगा, अब इम्प्लीमेंटेशन होती नजर आएगी। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये जो दुनिया जिसके अंदर हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं ये हार्ड पावर की दुनिया है। यहाँ पे सालसी का जो किरदार है वो सिंबॉलिक होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में जब ये
जंग हो रही थी, जो मार्का हक और बुनियानुल मरसूस वाला 6 और 10 मई की रात थी, तो उससे पहले भी तो अमेरिका चाहता तो वो कह सकता था ना कि मैं जंग रुकवाऊंगा, लेकिन अमेरिका ने जंग रुकवाने का कब कहा? जब इंडिया घुटनों के बल अमेरिका के पास पहुंचा कि मुझे पाकिस्तान से बहुत मार पड़ रही है और आप इनसे बात करें और जंग रुकवाने की कोशिश करें। तो सिर्फ अमेरिका के पास नहीं गया था, वो टर्की के पास भी गया था, वो यूएई के पास भी गया था। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया और उसने जंग रुकवाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इंडिया चाहता था कि जंग रुक जाए। अगर इंडिया जंग ना रुकवाना चाहता तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप रोक सकता था जंग? प्रैक्टिकली आप मुझे बताएं। उसी तरह जहां तक मसला कश्मीर की बात है, ये बात वाजे हो चुकी है कि कश्मीर का जो मसला है वो पाकिस्तान और इंडिया ने ही हल करना है, और वहां पे जो सालिसी का किरदार है वो सिंबॉलिक होगा। ये दोनों मुल्क आपस में, अब हुआ ये है कि पाकिस्तान तो पिछले 15-20 साल से इंडिया को कह रहा है कि आओ टेबल पे बैठते हैं, लेट्स डिस्कस कश्मीर, बल्कि पिछले 70 साल से हम इंडिया को कह रहे हैं वी नीड टू एड्रेस द कश्मीर इशू, बिकॉज ये एक दो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में ये एक मसला है, और इसको अगर हम रिजॉल्व कर लेंगे तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो हम तो इंडिया को कहते रहे हैं, लेकिन इंडिया का तकब्बुर और यकीनन इनकी हम जो कहते हैं अहमद साहब इंडिया को, लेकिन इंडिया मुज़ाकरात की टेबल पर आया ही नहीं, और अब जब आलमी सतह पर यह मसला फिर से उजागर हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। आपसे दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। आगे जी जनाब, इसराइल के अंदर से भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। तेल अवीव में मुजाहिरीन ने आटे के थैले और भूखे बच्चों की तस्वीर उठाकर हुकूमत से फौरी जंगबंदी और इमदाद पहुंचाने का मुतालबा किया है। न्यूयॉर्क और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला में भी मुजाहिरे हुए हैं, जहां इसराइल की पॉलिसी को इंसानी जुर्म करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 10 लाख से ज़ायद बच्चे भूख का शिकार हैं, और सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि हर शख्स भूखा है और सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 15 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक भूख से मरने वालों की तादाद 101 हो चुकी है। और उसके साथ साथ फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने की बात करें तो मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है। इसका ऐलान वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में आइंदा माह भी करने जा रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जलाल अलफरा साहब, तर्जुमान हमास हैं, और अहमद अलरबी, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर भी हमारे साथ ही होंगे। जलाल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। हम बारहा इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि गजा जंगबंदी के हवाले से बात हो रही है, कोई सालिस का किरदार अदा करेगा। एक दिन आता है और बोला जाता है कि जंगबंदी होगी और जंग का खात्मा होगा, लेकिन नेक्स्ट डे होता है उस चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब आपको लग रहा है मुज़ाकरात होंगे और गजा या ये जो इसराइल की जंग है ये ख़त्म होगी? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज करेक्ट कर दूं, मैं तर्जुमान हमास नहीं है, मैं तर्जुमान गज़ा सीनियर सहाफ़ी हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये मुज़ाकरात कई महीने से चल रहा है और हम तकरीबन चंद दिनों से बरउम्मीद गज़ा की आवाम की जंग बंद का मुआहदा पर अमल दरामद होगी, इसका ऐलान किया जाएगा। हत्ता कि कल के जो दिन 24 जुलाई बड़ा अहम दिन था हमारे लिए, गजा के अवाम के लिए, कि वी वर वेटिंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सीज फायर, यानी हम इंतजार कर रहे थे बस। यानी अब यकीन करें अवाम बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि दोहा के अंदर, कतर के अंदर जो मुज़ाकरात है वो कामयाब है और कामयाबी का डिक्लेयर करने का बस इंतजार था। लेकिन बदकिस्मती से वही जो कई महीनों से मुज़ाकरात चल रही थी, कल उसको नाकाम करार दिया गया है। हर तरफ से ये खबरें आई है कि जी अब मुज़ाकरात में दोनों फरीकें जो है वो मुत्तफिक नहीं हो सके। मुत्तफिक क्यों नहीं हो सके? अब हमास की तरफ से ब्लेम इसराइल पर है, इसराइल का ब्लेम है हमास पर है। इसराइल का ये कहना कि हम सिर्फ 120 लोगों को रिहाई करेंगे जो फलस्तीनी कैदी है, जिनको उम्र कैदी और बड़ी सजा इनको सुनाया गया है। हमास का मुतालबा ये था कि जी नहीं 200 अप कर देंगे। अच्छा, इसराइल का ये मुतालबा था कि इसराइल का ये तजवीज़ था कि गजा के चंद हिस्सों पर हमारा कंट्रोल होगा। हमास का ये मुतालबा था कि नहीं इन हिस्सों पे नहीं है, उन हिस्सों पे। लेकिन मैं आज आपको बता दूं और आपके नाज़रीन को, शायद आपके इस मुअज़्ज़ज़ चैनल और जितनी भी बाकी न्यूज़ चैनल में मैं हमेशा हमास का, मुजाहिदीन का हामी रहा।
और मेरी ख्याल में मुझसे ज्यादा किसी ने मुजाहिदीन की और जंगजू की हिमायत नहीं की। लेकिन आज मैं आपको बता दूं और आपके नाज़रीन को, आज हमारे गजा की आवाम का राय यानी राय आम यही है कि हमास को अपने मुतालबात कुछ, मैं तो नहीं कहूँगा सारे मुतालबात, कुछ मुतालबातों से दस्तबरदार करना होगा। क्योंकि जब ये बात हुई है ना कल के मुज़ाकरात नाकाम हुई है तो एकदम। और वो मुतालबात आप क्या समझते हैं, किससे, किन मुतालबात हैं जिनसे दस्तबरदारी होनी चाहिए? वो मैं इस पे आ गया हूँ, वो इस पे आ रहा। देखिए जैसे ही कल जैसे ही ये मुज़ाकरात का नाकामी का खबर आई है तो स्टीव वोटकॉफ जो अमेरिकन नुमाइंदा है वहां पे, जो साहसी किरदार अदा कर रहा है, इन्होंने क्या जुमला कहा है, इन्होंने ये बयान दिया है कि ठीक है अब हमास नहीं चाहता है सीज फायर, तो हम अपनी तरीका से इसराइली मगवियों को जो यरगुमाली हैं इनको हम रिलीज कर यानी बाजियाब करेंगे। इट मीन्स इनका मकसद इशारा ये है हम मिलिट्री ऑपरेशन कत्ल आम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे इनको बाजियाब कराने के लिए। अब जो मुतालबात किया आपने बात की है, किस मुतालबात, देखिए अगर 200 कैदी आपका मुतालबा है, मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं हमास का कोई रहनुमा होता हूँ या कोई मैं हमास के क़यादत में होता तो मैं कहूँगा यार 200 कैदी मेरा मुतालबा है। अब वो कह रहे 120, अच्छा 80 कैदियों की वजह से आप हजारों लोगों को शहीद कर रहे हैं इस वक्त। अब इसी और हजार लोगों को जलाल साहब पता कलाम के लिए माजूर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, तो इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? फ्रांस से पहले 147 मुल्कों ने ऐलान किया है जी। इससे कोई मेरे ख्याल में कोई इसका कोई असर नहीं हुआ। अभी भी दुनिया में 147 कंट्रीज है जिन्होंने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब तक ये बड़ा टाइकून जो बैठे हैं अमेरिका, जब तक वो नहीं चाहेगा और इसके साथ इसराइल, तो इस फलस्तीन बतौर रियासत कोई तस्लीम हो गई नहीं है। उस भी से बयानात होंगे, डिक्लेरेशन होगी, ऐलानात होगी। लेकिन देखिए आज मैं आपको कल रात की स्मोट्रिच के बयान बताता हूँ। स्मोट्रिच कौन है? जो वजीर खजाना है इसराइल का। इन्होंने कहा कि हम गजा को इतना तबाह कर देंगे, ये रात की बात बता रहा हूँ, हम इतना तबाह कर देंगे, सबसे पहले जितनी भी गजा की आवाम है इनको जनूब की तरफ धकेलेंगे। किधर? जनूब की तरफ। जनूब कहाँ पर है? ये मिस्र का जो बॉर्डर है वहां पर फिर इनकी हिजरत कराने का बंदोबस्त करेंगे 2-3 ममालिकों में। ये किसका बयान है? ये स्मोट्रिच वजीर खान। तो यकीनन आप समझ रहे हैं कि इस तरह तस्लीम करना भी कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। अहमद साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया और उसके बाद अमेरिका ने इसकी मुखालिफत की। दूसरी तरफ से अमेरिका जंगबंदी की बात करता है। जब कोई भी बात गजा के हक में जाने लगती है तो अमेरिका बैकफुट पे चला जाता है और मुखालिफत करता है। तो ये दोहरी पॉलिसी अमेरिका की समझ नहीं आती। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो फ्रांस की जहां तक आपने बात की है, देखें गाजा के ऊपर पहले एक जेनोसाइड के फ्लड गेट्स खोले गए अक्टूबर के बाद से। तकरीबन 660+ डेज हो चुके हैं उस जेनोसाइड को, जो कि दुनिया ने अपनी तारीख में कभी नहीं देखा। और उसके बाद से आपने देखा कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, ईस्टर्न वर्ल्ड में, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, हर जगह के ऊपर कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं था जहां पे अवाम ने सड़कों पे निकल के इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। टू द एक्सटेंट हालात इस वक्त ये हो गए हैं कि वो ममालिक जो प्रो इसराइल भी थे या वो हुकूमतें जो इसराइल के साथ खड़ी होना चाहती भी हैं, उन पे भी उनकी आवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पब्लिकली इसराइल के साथ खड़ा होने से डर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज लार्जली जो हैं वो प्रो इसराइल रही हैं, लेकिन 21 जुलाई को आपने देखा कि वो जेनोसाइड एक पहलू है उस वॉर का। अब जिस नहज के ऊपर इसराइल चीजों को लेके जा चुका है, जो फूड जेनोसाइड इसने शुरू की है, उस पे उसने बिल्कुल वो एक नया एक फॉर्म ऑफ वॉर है जिसको कोई भी मुल्क, कोई भी सिविलाइजेशन एब्जॉर्ब कर ही नहीं सक रही। लिहाजा
लिहाजा उसके बाद से आप देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग वेव निकली है जो कि इसराइल के खिलाफ बयान दे रही। 21 जुलाई को मल्टीपल कंट्रीज, जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें मल्टीपल ये यूरोपियन कंट्रीज शामिल है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं, उन्होंने इसराइल के खिलाफ बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है कि जेनोसाइड एक तरफ, कत्लेआम एक तरफ, लेकिन आप तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचने नहीं दे रहे। और उसके बाद फिर आपने देखा दूसरी तरफ इंग्लैंड के, कनाडा के और फ्रांस के जो लीडर्स हैं, उन्होंने थ्रेटन किया इसराइल को तकरीबन 1 महीना पहले कि आप अगर फूड नहीं पहुंचने दोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। सो पूरी दुनिया के अंदर जो प्रो इसराइल सेंटिमेंट था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। और अमेरिका की जहां तक आपने बात की है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका के अंदर देयर आर 2 लॉबीज दैट आर एट प्ले। एक वो एपेक वाली लॉबी है। एपेक जो है वो प्रो इसराइल लॉबी है, जो कि अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स के अंदर, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसकी जड़ों के अंदर बैठी हुई है। दूसरी वो लॉबी है जो प्रो अमेरिका लॉबी है, वो कहती है विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो इन दोनों लॉबीज के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक जंग है, एक वॉर है। इसी वजह से आपने देखा जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो इसराइल ने कहा हमने अमेरिका को इन्फॉर्म किया, अमेरिकन ने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। सो वो कंफ्यूजन आपको नजर आती है कि इन दोनों एक टग ऑफ वॉर चल रही है अमेरिका के अंदर। ट्रंप ऑन दी अदर एंड चाहता है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट की जंगों से निकाला जाए, लेकिन अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो चाहते हैं इसराइल की जंगे अमेरिका लड़ता रहे। सो इसी वजह से आप देखते हैं कि कोई बयान आपको एक तरफ ऐसा लगता है कि अमेरिका इन सब के बावजूद भी इतने मुतालिबात भी हो रहे हैं, जंग बंदी के हवाले से भी कहा जा रहा है, दीगर ममालिक भी खड़े हो चुके हैं, आवाजें भी उठना शुरू हो चुकी हैं, इंसानियत की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सब कुछ के बावजूद इसराइल पर असर क्यों नहीं हो रहा? देखें, इसराइल, मैंने इससे पिछले सेगमेंट में भी आपके साथ बात की थी, जब इंडिया पाकिस्तान वाली आपने बात की थी, पाकिस्तान इंडिया की जंग क्यों रुकी? क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान ने डिटरेंस के लिए, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जब अटैक किया, जब हमने काउंटर अटैक किया, तो मजबूरन इंडिया को रोकना पड़ा। आपको कोई ना कोई ताकत की जरूरत है, इक्वल एंड ऑपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इसराइल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है गाजा पे, तो यू नीड some sort of force to stop Israel। वो फोर्स का मतलब ये नहीं कि इसराइल पे आप हमला कर दें, हमले का खौफ जब तक इसराइल के सर पे नहीं होगा, थ्रेट ऑफ वॉर इसराइल के सर पे नहीं होगा, तब तक आप इसराइल को नहीं रोक सकते। आप बयानात से इसराइल को नहीं रोक फोर्स सकते। के जरिए इसराइल को रोका जा सकता है, बयानात के जरिए नहीं। जलाल अलफरा साहब हमारे साथ, अहमद अरबी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। और यकीनन जो इसराइल है वो भूख, अफलास और ये सब चीज़ें जो गज़ा पर बमबारी हो रही है, और गज़ा की सूरत हाल इतनी संगीन है, और आलमी ताकतें जो है वो इस चीज़ का नोटिस तो ले रही हैं, मजम्मत तो कर रही हैं, बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन अमली तौर पर हम देख रहे हैं कि इसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है और जंगबंदी का खात्मा नहीं हो सका। और एक बार फिर से जी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, और हम दुआ गो हैं कि ये जंगबंदी हो और मुज़ाकरात कामयाब हो। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील कर दी है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के अकाउंट्स ब्लॉक करने का मुतालिबा किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों अकाउंट्स की निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अब तक 2417 से ज़ायद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जिन पर मुकम्मल तवज्जो दी जा रही है। जबकि पाकिस्तान ने आलमी पर इस दहशतगर्द प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजबूत ताउन का मुतालिबा भी किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट फाहद मलिक साहब। फाहद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वैसे तो पाकिस्तान को एक रिवायती जो दहशतगर्दी है उसका सामना है, और इससे निपटने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारी पाक फौज है वो खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है और कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन ये डिजिटल दहशतगर्दी को कैसे रोका जा सकता है? जितने अकाउंट्स एक्टिव हैं उनको कैसे ब्लॉक किया जा सकता है? देखिए, पहले आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ये होता था कि ट्रेडिशनल दहशतगर्दी थी, जिसके लिए आपको लोग मूव करने पड़ते थे किसी एक मुल्क में, जहाँ पे आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था, वेपन्स भेजने पड़ते थे। अब टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत आसान कर दिया, और आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए सिर्फ इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, किसी भी मुल्क में बैठे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो फेक अकाउंट्स या इस किस्म की बाकी चीज़ें पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रही हैं,
उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनमें प्लेटफॉर्म्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी भी उसमें तब्दील होने वाली है। पाकिस्तान में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का रीजनल ऑफ़िस नहीं है। फ़ेसबुक में कुछ पाकिस्तानी काम करते हैं जो पाकिस्तान की कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ फ़ेसबुक की पाकिस्तान में रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है। टिकटॉक में एक पाकिस्तानी खातून हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मसाइल को हल करने में मदद करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में टिकटॉक की रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है। इसी तरह गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का पाकिस्तान में रीजनल ऑफ़िस नहीं है। अगर आप इसी को कंपेयर करें इंडिया के साथ और अपने बाकी आस-पास के ममालिक के साथ, इंडिया में हर बड़े प्लेटफ़ॉर्म का रीजनल ऑफ़िस है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि थोड़ा-सा फ़ेलियर है इस पूरे मामले में कि आप अभी तक इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स की मुल्क में रिप्रेज़ेंटेशन नहीं करवा पाए। हालाँकि पाकिस्तान से ई-कॉमर्स की मद में, फ़ेसबुक एड्स की मद में इतना बिज़नेस जनरेट होता है और हम अभी तक उस चीज़ को एक इंटरनेशनल फ़ोरम पे अपना केस प्रेज़ेंट नहीं कर पाए। अच्छा फ़ाहद साहब, टेक्नोलॉजी के एतबार से हमारी पॉलिसी कितनी मौसर है, ये तो आपने बता दिया ना कि कंपनीज़ यहाँ पर कोई कायम की जाएँ तो बेहतरी आ सकती है। वैसे अगर जो जितने अकाउंट्स मुतहरिक हैं उनको कैसे रोका जा सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू सोशल मीडिया जैसे भी हम देख रहे हैं? अब देखिए फायरवॉल की पहले भी बातें होती रहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, पीटीए के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक सर्टेन अकाउंट को पाकिस्तान में बंद कर सकती है, चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म उसको बंद नहीं कर पा रहा। जी। यानी अगर आप एक फ़ेसबुक पेज स्टेट के खिलाफ चला रहे हैं, तो पीटीए उस पेज को पाकिस्तान में ब्लॉक कर सकता है। अगर किसी को एक्सेस करना होगा, तो वो वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर पाएगा या उसका एल्गोरिदम, उसका कंटेंट रिकमेंडेशंस में नहीं डालेगा क्योंकि जब भी उसकी वीडियो पे कोई बंदा क्लिक करेगा, तो पीटीए की तरफ से अगर ब्लॉक है, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ओवरऑल पॉलिसी में थोड़ा-सा एफआईए को और बाकी जितने साइबर से रिलेटेड इदारे हैं, उनको मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। एक ऐसी पैमरा का रेगुलेशन है जो टीवी चैनल्स पे अप्लाई होती है। जी। यानी अगर आपके टीवी चैनल पे कोई ऐसी खबर चलती है जो सही नहीं है या अगर एग्ज़ैक्टली। कोई टीवी चैनल किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करता है, तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रेगुलेशन है, चैनल्स को पकड़ा जा सकता है, चैनल्स के मालिकान तक आया जा सकता है। सोशल मीडिया की कोई रेगुलेशन या कोई रूल उस तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। एक सोशल मीडिया अथॉरिटी पिछले 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि वो बन रही है और उस अथॉरिटी ने आके पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है। लेकिन उसकी क्या अपडेट है, कब उसने फ़ॉर्मुलेट होना है, कब उसने मुतहर्रिक होना है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके पास क्या राइट्स होंगे, उस पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तलाल चौधरी साहब की और बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मेरी नज़र से गुजरी और हम अगर अपने मुल्क में बैठ के कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान पे आना चाहिए, तो उन प्लेटफॉर्म्स के साथ लॉबी कौन कर रहा है या उस कंटेंट को ब्लॉक करवाने के लिए हम किन लोगों के साथ इंटरनेशनली कोऑपरेट कर रहे हैं या हम किन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सही। तो उसमें मुझे लगता है कि हमारी जो ओवरऑल सोशल मीडिया की रेगुलेशन, हर इंडिविजुअल जिसके पास माइक है या जिसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, वो अपने आप को सहाफ़ी समझता है और वो अपने आप एग्ज़ैक्टली। को ओपिनियन मेकर समझता है। तो हमने ये आज़ादी इज़हार के रेगुलेशन नाम पर हर कोई मुतहर्रिक है। फ़ाहद मलिक साहब, बिल्कुल फरमाया आपने, और हुकूमत को इस हवाले से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि डिजिटल दहशतगर्दी का हमने सामना है और 2417 शिकायतें मौसूल हुई हैं जिस पर हुकूमत जो है अब कोई ना कोई अमल दरामद करेगी और अपनी पॉलिसी शिफ्ट करेगी। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आलमी मंडी में पाम ऑयल सस्ता, मगर पाकिस्तान में अवाम पर महंगाई के वार जारी हैं। आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत में दिसंबर 2024 से अब तक 24% कमी आ चुकी है। आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत $885 फी टन हो गई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ कुकिंग ऑयल की कीमतों में 4.5% इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे की वजह क्या है, तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान शकील अहमद बेग साहब। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जैसे कि हम देख भी रहे हैं आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ डलता जा रहा है। बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ पर हम देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और आवाम पर बोझ डलता जा रहा है। और अब कुकिंग ऑयल की कीमतें भी हम देख रहे हैं कि आसमान से बातें कर रही हैं। तो आलमी मंडी में पाम ऑयल सस्ता है, यहाँ क्यों नहीं है, क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ क्योंकि ये वो ग़िज़ा है कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे जी। पाकिस्तान में किया जाता है इसका। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ़ चंद मेरे ख़्याल है कोई 2 महीने पहले कुकिंग एंड ऑयल जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, इनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी। इन्होंने हमसे कहा था कि मज़ीद कीमतें नीचे आएँगी क्योंकि हमने इम्पोर्ट अच्छा खासा मटीरियल कर लिया है जिसकी कीमतें कम हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से इन्होंने कीमतें ऊपर ले जाने लगे। अच्छा, जब इनसे बात करें
तो ये डॉलर के साथ इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मटेरियल या जो रॉ मटेरियल है इन्होंने बहुत पहले मंगवाया हुआ है और इतना ज्यादा था कि इनका अपना कहना था कि अब कीमतें कम से कम 15 से 20% नीचे जाएंगी। अच्छा, कुछ अरसे के लिए महसूस हुआ कि कीमतें वापस हो रही हैं, लेकिन अचानक से ये जब अभी आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ी है, उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, बिजली महंगी हो रही है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, दीगर चीजें, तो इन्होंने अवाम के साथ ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती की है और इसके ऊपर असूली तौर पे जो फूड सिक्योरिटी की जो मिनिस्ट्री है उसको काम करना चाहिए। वो क्योंकि ये फेडरल लेवल का इशू है, ये सूबाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर कमिश्नर कराची ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें मैं भी गया और उसमें कमिश्नर कराची ने इनको बैठ के भी कहा कि भाई ये कीमतें आप क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। इन्होंने इंश्योर किया कि नहीं जी ये जो बढ़ गई अब ये वापस रिवर्स होगी। बजाय रिवर्स होने के ये कीमतें अभी आपने 4.5% का, मुझे तो उससे ज्यादा का लग रहा है क्योंकि रीजन ये है कि डिफरेंट रेट है, हर ब्रांड ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ऐसे मौकों पर जब महंगाई में इजाफा होता है, कोई चीज़ महंगी होती है, ज़ख़ीरा अंदोज मुतहरिक हो जाते हैं और मनमाने रेट भी वसूल किए जाते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि हुकूमत दावे तो कर रही होती है, एक तो अवाम परेशान होती है, दूसरी तरफ से ये माफिया हरकत में आया होता है। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस पे कार्रवाई करने की, जैसे अमूमन मैंने देखा आजकल चीनी का रेट चल रहा है, उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ शॉप्स के ऊपर जो दुकानदार है उनके ऊपर क्रैकडाउन या छापे मारे जा रहे हैं। असूली तौर पे जो इसके घी और ऑयल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है इनको अपने साथ लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और दूसरा ये कि इनकी फैक्ट्रियों पर जाना चाहिए, वहां जाकर देखना चाहिए, एफबीआर को जाना चाहिए कि क्या इन्होंने जो टैक्स और ये सारी चीजें जमा कराई उसके हिसाब से ये ऑयल उस हिसाब से कितना ये सेल कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने भी ब्रांड है हर एक ने अपना अपना एक अलहदा दुकान बनाई हुई है, यानी कि कीमतें अलहदा रखी हुई हैं और जिसका आवाम को नुकसान ये होता है। अच्छा, जब आप जाते हैं किसी शॉप पर परचेस करने के लिए तो आप सबसे ज्यादा नुकसान सारे को ये होता है, उसे ये समझ में नहीं आता एक्स ले, वाई ले, जेड ले, कौन सा ब्रांड ले, क्योंकि हर एक ने अपना, अच्छा हर एक बताता है कि मैंने फला विटामिन ज्यादा कर दिया, फला कम कर दिया, लेकिन अफसोस के साथ है जो रॉ मटीरियल है रॉ एक ही है, लेकिन ब्रांड डिफरेंट तरीके से बनाकर ये कीमतें ज्यादा। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस वक्त जो इन्होंने कहा था कि हमारे पास, चूंकि आपको याद होगा कि ये कह रहे थे कि हमें इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं मिल रही है, इंपोर्ट नहीं करें। इतना इंपोर्ट हुआ कि उसके बाद मुर्गी की इतना इंपोर्ट भी हुआ, उसके बाद भी कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और अवाम पर मजीद बोझ रह रही है। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी दबाव का शिकार है अवाम, और उस पर ऑयल की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, तो अवाम पर मजीद बोझ ही बढ़ रहा है और यहाँ पर हुकूमती जो दावे हैं वो धरे के धरे ही दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं अफसोसनाक खबर की। तो इस्लामाबाद में 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ को उमर हयात नामी लड़के ने दोस्ती न करने पर घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया है। दूसरी खबर सिंध के जिला घोटकी से है, जहां टिकटॉकर सुमेरा राजपूत की पुरइसरार मौत हुई है। सुमेरा की लाश उसके घर से मिली और अभी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। सुमेरा के खानदान ने सुमेरा के कत्ल का इल्जाम उसके साबिक शौहर अली पर लगा दिया है। उनका कहना है सुमेरा के शौहर ने उसे जहर देकर मारा है क्योंकि वो इस पर घरेलू तशद्दुद करता था। पुलिस ने उसके शौहर अली को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुआशरे से ऐसे जराइम के तदारुक के लिए सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि कोई और लड़की या औरत इस जुल्म का शिकार ना हो सके। और यकीनन बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हुकूमती पॉलिसीज वाज़ेह तौर पर यहाँ पर हमें दिखाई देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि 10 से 12 अफराद लापता हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर मीर गिलगित बल्तिस्तान से। जी बताइएगा, गिलगित में अब तक क्या इतलात हैं, कितने से आप फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में वक्ती तौर पर सैलाब थमा ज़रूर रहता, हम इसका खतरा आने वाले दिनों के लिए बताया जा रहा है। एनडीएमए की जानिब से ये कहा गया कि आने वाले दिनों में बारिशें होंगी और उससे फिर सैलाब का भी खतरा है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जो नुकसानात का तख्मीना लगाया गया है, जो एदाद शुमार जमा किए गए हैं, उस हवाले से टोटल 9 अफराद पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जाबाक हुए हैं। अगर हम घरों की बात करें तो ये 500 घर हैं जो सैलाब की जद में आके जिनको नुकसान पहुँचा है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे पुल हैं, तो 27 पुल भी सैलाब की जद में आके बह गए हैं, नुकसान पहुँचा है जिनको। और
ज़्यादातर सयाहों की गाड़ियां हैं जो 22 जिनकी तादाद बताई जा रही है, तो 22 गाड़ियां भी सैलाब की जद में आके जिनको नुकसान पहुंचा है। सयाहों के लिए खास तौर पर ये हिदायत जारी की गई है, क्योंकि टूरिस्ट का मौसम है, सीज़न है, तो इसमें ज़्यादा सयाह आते हैं। तो अब खास तौर पर इन सैलाबों के बाद, इन नुकसानात के बाद ज़्यादा मोहतात रहने के लिए कहा गया है और सैलाब के दिनों में, बारिश के दिनों में सफ़र से गुरेज करने के लिए कहा गया, और साथ साथ रात के औकात में और बारिशों के टाइम पे जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें सफ़र करने से मना किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया शबीर, आपने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमें सूरत हाल बताई। और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इदारे मुतहरिक हैं और होपफुली हम देख रहे हैं कि जितनी भी तबाहकारियाँ हुई हैं और रेस्क्यू के अमल से ये सारी जो हैं कवर अप हो सकती हैं और बर वक्त कार्रवाई करके इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। फिलहाल प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।